Yes, students. Today our topic is sources of raising finance. कि फाइनेंस रेज करने के कौन कौन से सोर्स हैं. You know there are the two sources of on the behalf of ownership. There are the two sources on the base of ownership. एक ऑनर फंड होता है और एक आपका बोरोड फंड. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑनर फंड क्या है, ठीक है, और उसके फीचर्स. बोरोड फंड क्या है और उसके फीचर्स ये हम ऑलरेडी कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. कल के लेक्चर में भी हमने ये बातें डिस्कस की. अब आते हैं कि भाई ओनरशिप के बिहाफ पर जो आपके सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस है, यानी फाइनेंस रेज करने के जो सोर्स है वो दो होते हैं. एक ओनर फंड, एक आपका बोरोड. ओनर फंड में बेटा ये आते हैं, एक तो इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर, एक रिटेन अर्निंग, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर. हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इनकी एक एक की स्टडी करेंगे, ठीक है. जीडीआर का मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, एडीआर का मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, आईडीआर का मतलब इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट. सबकी डिटेल में वन बाय वन करके ही स्टडी करेंगे. उसके बाद बोरोड फंड में आते हैं, यानी ओनर फंड मींस दैट फंड व्हिच आर इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स एंड बोरोड फंड मींस दैट फंड व्हिच आर इन्वेस्टेड बाय द कंपनी फ्रॉम आउटसाइडर पार्टी. किसी भी आउटसाइडर पार्टी से मनी बोरो करके अगर हमने फंड में इन्वेस्ट कराया तो उस फंड को बोरोड फंड कहा जाता है. बोरोड फंड में डिवेंचर्स आते हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट. आईसीडी का मतलब होता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट. इन सब की भी हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले ओनर फंड में हमारे पास क्या आता है, इक्विटी शेयर आता है. सबसे पहले हमारे पास ओनर फंड में क्या आता है, इक्विटी शेयर आता है. इक्विटी शेयर. लेकिन इक्विटी शेयर डिस्कस करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि शेयर कैपिटल क्या होती है. आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि शेयर कैपिटल है क्या. शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि भाई शेयर्स को इश्यू करने से एक कंपनी के पास जो कैपिटल आती है उस कैपिटल को शेयर कैपिटल कहा जाता है. यानी कंपनी ने शेयर इशू करे, तो आपने शेयर परचेज करे, आपने बेटा परचेज करे, आपने बेटा परचेज करे. जब शेयर्स परचेज करोगे तो रिटर्न में कंपनी को पैसा दोगे, क्योंकि आप शेयर खरीद रहे हो. भाई मैं मार्केट में कोई भी गुड्स परचेज करती हूँ तो मैंने गुड्स परचेज की तो रिटर्न में सेलर को पैसा दिया ना. ऐसे ही कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर बेचती है कंपनी मार्केट में, तो जो जो लोग कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं वो कंपनी को पैसा देते हैं, फाइनेंस देते हैं. तो इसका मतलब कंपनी के पास जो कैपिटल आ रही है वो किसके बदले में आ रही है, शेयर इशू करने के बदले में आ रही है. उसी कैपिटल को शेयर कैपिटल कहा जाता है. तो शेयर कैपिटल मींस दैट कैपिटल, ठीक है, व्हिच इज आल्सो ऑब्टेन्ड बाय द कंपनी फॉर इशू ऑफ शेयर. शेयर को इशू करने से कंपनी के पास जो कैपिटल आती है बेटा उसको शेयर कैपिटल कहा जाता है. फिर बच्चे कहते हैं मैम एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, शेयर इशू करने से जो कैपिटल आई वो शेयर कैपिटल है. बट हमारे सामने तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट डू यू मीन बाय द शेयर. शेयर क्या होते हैं, हमें तो शेयर ही नहीं पता शेयर है क्या. शेयर का मतलब होता है ए स्मॉल पार्ट ऑफ द कैपिटल, या कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है. उस स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड द शेयर. एक कंपनी की जो कैपिटल है बेटा वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है. उस स्मॉल पार्ट को क्या बोला जाता है, शेयर बोला जाता है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल है कंपनी की कैपिटल ₹2 लाख कैपिटल. एक कंपनी की कैपिटल ₹2 लाख, फॉर एग्जांपल है 20 लाख 2 करोड़ कोई भी कैपिटल है. तो ये 2 लाख कैपिटल कंपनी की डिवाइड होती है स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में, और उस एक यूनिट को शेयर बोला जाता है. स्मॉल यूनिट का मतलब कंपनी की कैपिटल डिवाइड होगी 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each. 20,000 शेयर है और एक शेयर कितने का है, 10 का. तो बेटा ये 20,000 शेयर जो कंपनी के हैं वो इस 10 में डिवाइड है, यानी एक शेयर 10 का है. उस इस स्मॉल पार्ट को ही क्या बोला जाता है, शेयर बोला जाता है. यानी कंपनी की जो टोटल कैपिटल है 2 लाख रुपीस वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड है. उस स्मॉल पार्ट को क्या बोला जाता है, शेयर बोला जाता है. अगर कंपनी की कैपिटल है 20 लाख रुपए और कंपनी के जो शेयर है वो 10-10 रुपए में डिवाइड है, यानी एक शेयर की जो वैल्यू है 10 रुपीज है, किसी की 20 रुपए है, किसी की 100 रुपए है, तो उस 10-20-100 को ही क्या बोला जाएगा, शेयर्स बोला जाता है. तो कहते हैं कि भाई शेयर क्या है, शेयर का मतलब होता है ए स्मॉल पार्ट ऑफ द कैपिटल, या कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है वो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स
पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, स्मॉल पार्ट को शेयर होता है। एक शेयर 10 का हो सकता है, 20 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, 100 का हो सकता है, डिपेंड करता है। और फेस वैल्यू हमेशा से भी डिसाइड करती है। फेस वैल्यू एक कंपनी की कभी चेंज हो ही नहीं सकती शेयर्स की। मार्केट वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन कभी भी शेयर्स की फेस वैल्यू चेंज नहीं होती। फिर क्वेश्चन आता है कि ठीक है मैम, ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि भाई हमारे जो एक शेयर्स होते हैं, कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है और स्मॉल पार्ट को हम शेयर बोलते हैं। लेकिन एक बात आप ये बताओ कि स्मॉल पार्ट को हमने ये तो शेयर बोल दिया कि 10 को हमने यहाँ पर शेयर बोल देंगे। ठीक है, अगर कंपनी की कैपिटल 5 लाख है तो 50,000 शेयर है एट द रेट ऑफ ₹10, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 10 रुपए को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, शेयर बोलेंगे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे पहले बच्चों को समझ आया शेयर कैपिटल क्या होती है, कि शेयर्स को इश्यू करने से कंपनी के पास जो कैपिटल आई वो शेयर कैपिटल है। फिर शेयर क्या होता है भाई, कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड होती है, हर एक यूनिट को शेयर बोला जाता है। फिर क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ शेयर। फिर क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं। बेटा शेयर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका इक्विटी शेयर्स होता है और एक आपका प्रेफरेंस शेयर। एक आपका इक्विटी शेयर और एक आपका प्रेफरेंस शेयर। टुडे वी विल डिस्कस ओनली इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि जब हमें ये क्लियर हो जाता है कि शेयर्स क्या होते हैं, फिर शेयर्स 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो इक्विटी शेयर क्या होता है बेटा, इक्विटी शेयर, ध्यान से मेरी बात को सुनना। इक्विटी शेयर्स मींस रियल ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर होल्डर्स, या इक्विटी शेयर कंपनी के वो शेयर्स होते हैं, ठीक है, जिन लोगों ने भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज कर लिए, वो शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर होते हैं कंपनी के। इक्विटी शेयर्स वेरी रिस्की शेयर होते हैं, यानी इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको कंपनी किसी टाइप का कोई राइट नहीं देती है। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं देती है, और वो डिविडेंड सभी ऑल ओवर पार्टी को पेमेंट करने के बाद सबसे लास्ट में डिविडेंड देती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, और जब कंपनी का वाइंड अप होता है तो इनकी कैपिटल भी सबसे लास्ट में रिटर्न की जाती है। ठीक है, ऐसे शेयर्स को इक्विटी शेयर्स कहा जाता है। यानी इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं, ठीक है, जो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, और इक्विटी शेयर्स को कंपनी किसी टाइप का कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं देती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनको वोट देने का राइट है, कंपनी की पूरी कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट पावर इनके पास होती है। ठीक है, सारे डिसीजंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्हीं से डिस्कस करके लेते हैं, क्योंकि ये कंपनी के रियल ओनर होते हैं। बट कंपनी जब इनको प्रॉफिट का शेयर देती है, जैसे मैंने अगर बैंक से लोन लिया तो मुझे बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, ऐसे ही कंपनी ने अगर इक्विटी शेयर इशू करके पैसा लिया, तो आप लोगों ने इक्विटी शेयर खरीदे तो आप कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स बन गए। आप कंपनी के शेयर होल्डर्स बने या नहीं बने, बन गए ना, आप कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स बन गए। तो कंपनी, आप क्या चाहोगे, आप भी तो चाहोगे कंपनी हमें प्रॉफिट दे। तो कंपनी जब आपको प्रॉफिट का शेयर देती है तो उसको डिविडेंड कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है, डिविडेंड बोला जाता है। तो जब कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, ठीक है, तो कहते हैं वो डिविडेंड की रेट इक्विटी की फिक्स नहीं होती है। और साथ ही अगर डिविडेंड देती भी है, प्रॉफिट हो गया अच्छा, तो डिविडेंड तो देगी, बस रेट ही तो फिक्स नहीं है, कभी कम मिल जाता है कभी ज्यादा मिल जाता है, लेकिन डिविडेंड जरूर देती है। अगर मान लो कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है तो सबसे पहले ऑल ओवर पार्टी को पेमेंट करती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पहले डिविडेंड पेमेंट करेगी, सबसे लास्ट में डिविडेंड इक्विटी को पेमेंट किया जाता है। लेकिन अगर कंपनी को लॉस हो गया तो लॉस होने वाले ईयर में इक्विटी को कोई डिविडेंड पेमेंट नहीं किया जाता है। और जब कंपनी का वाइंड अप होता है, जब कंपनी का वाइंड अप होता है तो उस टाइम कंपनी ऑल ओवर पार्टी की क्लेम को सेटल करती है, पहले सबकी पेमेंट करती है, किसी क्रेडिटर को पेमेंट करनी है उसकी कर देगी, किसी डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करनी है उसकी कर देगी, बैंक लोन की पेमेंट कर देगी, और सबकी पेमेंट कर देगी, और सबसे लास्ट में कंपनी पेमेंट किसकी करती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की पेमेंट करती है। अगर कंपनी में कुछ पैसा बच गया सबसे लास्ट में
इसलिए इनको इक्विटी शेयर्स कहा जाता है। कोई ऐसी फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, तो आप लिखोगे कि प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिसको कंपनी दो प्रेफरेंस देती है, इसलिए इनका नाम प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनको कंपनी दो प्रेफरेंस देती है। क्या प्रेफरेंस देगी भाई? नंबर 1, प्रेफरेंस शेयर को कंपनी फिक्स रेट से डिविडेंड देती है और वो डिविडेंड इक्विटी से पहले देती है। दूसरी प्रेफरेंस कंपनी ये देती है जब कंपनी का वाइंड अप होता है, वाइंड अप का मतलब जब कंपनी को हम क्लोज डाउन करते हैं, बंद करते हैं, तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल पहले रिटर्न करेगी। ठीक है, ये दो प्रेफरेंस कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है, इसलिए इनका नाम प्रेफरेंस शेयर है। लेकिन इस टाइप की कोई प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलती। समझ आया? इस टाइप की कोई प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलती है। जो भी इक्विटी शेयर में देखने में तो प्रेफरेंस जैसे मिलता है, बस नाम इक्विटी लिखा होता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना, वो कंपनी के रियल ओनर है। एक बात बताओ, हमारा स्कूल है, ठीक है, अब हमारे स्कूल में अगर ज्यादा प्रॉफिट होता है तो वही ओनर लेके जाता है, लेकिन लॉस होगा तो भी कौन बियर करेगा? ओनर बियर करेगा। सेम कंपनी में अगर अच्छा प्रॉफिट हो गया तो ज्यादा प्रॉफिट इनको मिल जाता है, क्योंकि बाकी सबको तो फिक्स रेट से मिल रहा है। और अगर कम प्रॉफिट हुआ, तो उस केस में पहले सारी ऑल ओवर पार्टी को पेमेंट करेगी कंपनी, और सबसे लास्ट में किसको पेमेंट करती है? इक्विटी को पेमेंट करती है। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्राइमरी रिस्क बियर रखा जाता है। प्लीज एक बार अपनी बुक में देखिए सारे बच्चे स्टार्टिंग से। इक्विटी शेयर वाला टॉपिक एक बार रीडिंग कराती हूँ ताकि आप लोगों को पता चलेगा। डेफिनेशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स मींस स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड। यानी एक कंपनी की जो कैपिटल होती है वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, उसी स्मॉल पार्ट को क्या बोला जाता है? शेयर बोला जाता है। इट्स क्लियर? आगे कहता है इक्विटी शेयर इज ए कॉमन सिक्योरिटी इश्यूड अंडर परमानेंट और ओनर्स फंड कैपिटल। इक्विटी शेयर आर द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड। यानी अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू करके फंड रेज करती है तो कंपनी लॉन्ग टर्म का पैसा देती है, क्योंकि इक्विटी शेयर से पैसा कंपनी को परमानेंट मिल जाता है, उस पैसे को कभी रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती, इससे लॉन्ग टर्म का सोर्स है। आगे कहते हैं द इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर व्हिच डू नॉट कैरी एनी स्पेशल प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ये डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लेना सारे बच्चे। जो लाइन मैंने अभी रीड करी ना, इसको अंडरलाइन करें सारे बच्चे कि द इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच डू नॉट कैरी एनी स्पेशल और प्रेफरेंशियल राइट। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको किसी टाइप का कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। इट मींस कंपनी इनको एनुअल डिविडेंड नहीं देती, फिक्स रेट से एनुअल डिविडेंड नहीं देती, और साथ ही इनकी कैपिटल रीपेमेंट करने की भी कोई गारंटी नहीं है। ये डेफिनेशन याद करनी है इसकी। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप आल्सो कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इज रिटर्न ओनली आफ्टर, ठीक है, रिटर्न ओनली आफ्टर एवरी क्लेम हैज बीन सेटल। सब पार्टी का क्लेम सेटल होने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है? वो दिया जाता है, उसका सबसे लास्ट में पेमेंट की जाती है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को तब पेमेंट किया जाता है जब कंपनी वाइंड अप होती है, तो ऑल ओवर पार्टी को पेमेंट करने के बाद ही हम इक्विटी को पेमेंट करते हैं सबसे लास्ट में, क्योंकि दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। प्रायर टू द ईयर 2000 से पहले द कंपनी वर अलाउड टू इशू इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट ओनली। बट 2000 से पहले इक्विटी शेयर सिर्फ एक ही टाइप के होते थे, वो शेयर जिनको सबको इक्वल राइट होता है। लेकिन 2000 में एक अमेंडमेंट की गई और उस अमेंडमेंट में ये बताया गया कि इक्विटी शेयर्स टू टाइप के होते हैं। एक वो शेयर्स होते हैं जिनको सबको इक्वल राइट होता है, और एक वो इक्विटी शेयर्स होते हैं जिनमें सबको डिफरेंशियल राइट होते हैं। डिफरेंशियल राइट का मतलब सबको अलग अलग राइट होते हैं, किसी को कम डिविडेंड, किसी को ज्यादा डिविडेंड, किसी को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट है, किसी को नहीं है, किसी को कोई राइट है। यानी इक्विटी शेयर भी 2000 के बाद दो टाइप के होने लगे। पहले इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जिनमें सबको इक्वल राइट है, और दूसरे वो इक्विटी शेयर्स होते हैं जिसमें सभी को डिफरेंट राइट्स होते हैं। समझ आ गया? जिसमें सबको डिफरेंट राइट्स होते हैं, तो वो इक्विटी शेयर्स भी दो टाइप के। आई थिंक मेरे हिसाब से इक्विटी शेयर क्लियर हो गया। तो आप लिखोगे क्या? जैसे मान लो बच्चे को ये सारी चीजें पता चल गई, बच्चा लिख भी सकता है भाई इक्विटी शेयर्स मींस दो शेयर्स व्हिच हैव नो प्रेफरेंशियल राइट गिवन बाय द कंपनी। इट मींस द कंपनी कांट प्रोवाइड एनी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, एंड द डिविडेंड
provided after the preference shareholders. At the time of winding up, the after settle the claim of all over party, सभी पार्टी की क्लेम सेटल करने के बाद यानी सबकी पेमेंट करने के बाद सबसे लास्ट में इक्विटी की पेमेंट करता है। अगर कुछ बच जाता है तो कंपनी इनकी पेमेंट कर देती है, अगर कुछ भी पैसा नहीं बचता तो इनके पेमेंट करने की कोई गारंटी नहीं, तो वो आपका इक्विटी शेयर्स होता है। इक्विटी शेयर्स क्लियर है आपको? किसी बच्चे को कोई डाउट? इक्विटी शेयर होता क्या है? डेफिनेशन लिख दोगे, जो मैंने अंडरलाइन कराई है वो जो लाइन जरूर लिखनी है, ठीक है। ये कंपनी के रियल ओनर है, इनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट है, वोट देने का राइट है, सारे डिसीजंस ये खुद लेते हैं, यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसा ये कहते हैं वैसा डिसीजन लेते हैं, पूरी चलती नहीं की। आप एक बात बताओ, कभी ओनर्स का प्रॉफिट का हिस्सा फिक्स होता है? अगर आपका बिजनेस है और आपके बिजनेस में आप ओनर हो तो क्या ओनर का शेयर कभी फिक्स होता है? ओनर का प्रॉफिट का हिस्सा फिक्स होता है कभी? नहीं। हमारी जैसे की सैलरी फिक्स होती है, ओनर का प्रॉफिट का शेयर कभी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो ओनर ज्यादा लेके चला जाता है और कम प्रॉफिट हुआ तो ओनर कम, और लॉस हो गया तो ओनर को कुछ भी नहीं मिलता। यही सेम सिचुएशन इक्विटी की होती है, इसलिए इनकी डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं। सबको क्लियर है? ठीक है। ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो ज्यादा मिल जाता है इनको प्रॉफिट का शेयर, कम हो गया तो कम, और नहीं हुआ तो ये लॉस ही क्लियर करते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। फिर आता है इक्विटी शेयर्स का मीनिंग। अगर बच्चों को क्लियर हो गया कि भाई इक्विटी शेयर्स क्या होता है, तो उसके बाद आता है इक्विटी शेयर्स के फीचर्स। इक्विटी शेयर्स की फीचर्स, फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट दे रखा है प्राइमरी रिस्क बियर। प्राइमरी रिस्क बियर का मतलब होता है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो रिस्की पर्सन होता है, वो सबसे ज्यादा रिस्क बियर करते हैं कंपनी का, क्योंकि एट द टाइम ऑफ लॉस द कंपनी कांट प्रोवाइड एनी डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, और जब कंपनी का वाइंड अप होता है तो उनके कैपिटल पे रिटर्न करने की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए इनको प्राइमरी रिस्क बियर कहा जाता है। सबसे ज्यादा रिस्क बियर करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। समझ आ गया? क्योंकि देखो, अगर मैंने बैंक से लोन लिया और मेरी कंपनी को लॉस होता है तो मुझे हर हाल में बैंक लोन पर इंटरेस्ट पेमेंट करना ही करना पड़ेगा, और जब मेरी कंपनी का वाइंड अप होता है तो सबसे पहले मैं बैंक लोन का पैसा वापस करूंगी। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो प्रॉपर्टी बेच के मुझे वो पैसा वापस करना पड़ेगा, लेकिन बैंक लोन का पैसा मुझे हर हाल में वापस करना ही करना पड़ेगा। लेकिन इक्विटी से अगर मैंने पैसा ले लिया, मैंने मतलब कंपनी ने, अगर कंपनी ने इक्विटी से पैसा ले लिया तो बेटा इक्विटी के पैसा वापस करने की कोई गारंटी नहीं होती। पैसा अगर कंपनी के पास लास्ट में कुछ पैसा बच जाता है तो इक्विटी को पैसा दे देती है कंपनी, और नहीं बचता तो कंपनी इक्विटी को कोई पैसा नहीं देती है। और ये बात समझ में? तो इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्राइमरी रिस्क बियर कहा जाता है, क्योंकि लॉस होने वाली ईयर में इनको कोई प्रॉफिट नहीं दिया जाता। सेकंड, क्लेम ओवर रेजिडुअल इनकम। बेटा सबसे पहले तो रेजिडुअल इनकम का मतलब होता है लेफ्ट ओवर इनकम। लेफ्ट ओवर इनकम मतलब लास्ट में जो बची कुची इनकम होती है ना, उसी को लेफ्ट ओवर इनकम या रेजिडुअल इनकम कहा जाता है। क्लेम ओवर रेजिडुअल इनकम यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है, जब कंपनी का वाइंड अप होता है तो इक्विटी सभी पार्टी का क्लेम सेटल करने के बाद लास्ट में जो रेजिडुअल इनकम बचती है, जो लास्ट में जो लेफ्ट ओवर इनकम बचती है, वो इनकम इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचती है। अगर बच जाती है कुछ इनकम, कुछ पैसा बच गया तो इक्विटी को रिटर्न कर दिया जाता है, और लास्ट में रेजिडुअल अगर नहीं बचता है तो भाई इक्विटी को कुछ भी रिटर्न नहीं दिया जाता है, और कोई गारंटी भी नहीं होती कि हर हाल में देना ही देना, बच गया तो दे दो, नहीं बचा तो नहीं देंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने देखा होगा आपकी मतलब पूरी फैमिली को खाना खिलाने के बाद खुद खाना खाती है, ठीक है, और अगर मान लो हम सब एक वेल सेट फैमिली से हैं तो हमारे साथ कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक बहुत गरीब फैमिली है और उसमें खाने की प्रॉब्लम है तो माँ क्या करती है, सबको खिला देती है, आगे वालों से लिए खाना नहीं बचता तो वो क्या भूखी सो जाती है। और कई बार होता है ज़्यादा भी बच गया, ज़्यादा भी बच जाता है, कई बार ऐसा होता है कि भाई फैमिली ने कम खाया तो ज़्यादा भी बच गया। ये उस केस का एग्जाम्पल है जो बहुत पावर्टी लाइन से जो बहुत कम होता है, गरीब लोग होते हैं जिनको नेसेसरी नीड्स भी पूरी नहीं होती, हम लोगों के ऊपर ये एग्जाम्पल सूट भी नहीं करता है, ठीक है। सेम यही है कि भाई जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको सारी पार्टी का क्लेम सेटल करने के बाद हमने जिससे भी लोन ले रखा था, क्रेडिटर्स का पैसा दो, सब पैसा दे दो, और सबसे लास्ट में जो रेजिडुअल इनकम बचती है वो इक्विटी के लिए बचती है। बच जाती है तो ले जाते हैं, नहीं बची तो कुछ नहीं। इसलिए इनको रेजिडुअल इनकम पर ही क्लेम होता है। इनका रेजिडुअल का मतलब क्लियर हो गया। उसके बाद
मैं सोसाइटी में किसी के पास भी जाती हूँ और मैं कहती हूँ भाई मेरे को पैसा चाहिए, सोसाइटी में कोई भी बंदा मुझे पैसा दे देगा या नहीं देगा। मेरे माँ बाप के पास बहुत पैसा है, बड़े अमीर है मेरे माँ बाप, ठीक है, और मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। मैं कहीं भी सोसाइटी में किसी भी लोग से पैसा मांगने चली जाती हूँ, अपने दोस्तों से पैसा लेती हूँ, रिश्तेदारों से कहीं से भी पैसा मैं मांगती हूँ, तो क्या मुझे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, क्योंकि लोग किसके ब्याह पर मुझे पैसा दे रहे हैं? मेरे नाम से, मेरे माँ बाप की गुडविल के ब्याह पर मुझे पैसा दे रहे हैं। मेरे माँ बाप की गुडविल के ब्याह पर मुझे इजली से पैसा दे रहे हैं, क्योंकि पता है लोगों को कि भाई अगर ये पैसा नहीं देगा तो इसके माँ बाप से मापे आप लेंगे, वो प्रॉपर्टी है आपके पास, इजली से मिल जाएगा पैसा, क्योंकि ऑनर है मेरे पास। बट अगर मैं एक ऐसे बंदी हूँ जिसके पास, जिसके ऊपर माँ बाप की चद्दर छाया नहीं, मेरे माँ बाप ही नहीं है, बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, और मैं सोसाइटी में पैसा मांगने चली जाती हूँ, क्या लोग मुझे पैसा देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि पता है पैसा दे दिया तो रिटर्न कहाँ से होगा, कैसे ये पैसा वापस करेंगे, तो मुझे पैसा देंगे नहीं। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मेरे ऊपर ऑनर ही नहीं है, और ऑनर से मेरी गुडविल नहीं है, मेरी रैप नहीं है। सेम पॉइंट इक्विटी से है कि इक्विटी शेयर से कंपनी की रैप और गुडविल बढ़ जाती है, कंपनी की क्रेडिट वर्थनेस का मतलब साख बढ़ जाती है, और क्रेडिट वर्थनेस बढ़ने से कंपनी को इजीली से बैंक को या किसी भी थर्ड पार्टी से लोन मिल जाता है। ये फायदा होता है। कंट्रोल, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर होते हैं, ठीक है। इसलिए कंपनी की पूरी कंट्रोलिंग पावर जो होती है वो इक्विटी शेयर के पास होती है, पूरा डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही काम करते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑर्डर देते हैं। इसलिए पूरी कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट करने की जो पावर है वो इक्विटी के पास होती है, बिकॉज़ दे आर द रियल ओनर। समझ आ गया क्यों कंट्रोल का जो क्लियर हो गया? कंट्रोल कैसे करते हैं? क्योंकि पूरे डिसीजन ही लेते हैं, पूरी मैनेजमेंट ही करते हैं, यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही करते हैं जैसे ये कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे स्कूल का मैनेजमेंट कौन करते हैं? प्रिंसिपल सर कर रहे हैं। प्रिंसिपल सर को किसने अपॉइंट करा? ऑनर ने अपॉइंट करा, और प्रिंसिपल सर वही काम करेंगे जो ऑनर करेगा, यस या नो? तो भाई जो प्रिंसिपल सर है वो तो सैलरी होल्डर पर्सन है, सेम चीज एप्लीकेबल होती है कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो खुद मैनेजमेंट ना करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी डायरेक्टर्स मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं, और वो डायरेक्टर्स मैनेजमेंट का काम करते हैं, और वो वही डिसीजन लेते हैं जैसा ऑनर चाहते हैं। तो इसका मतलब पूरी कंट्रोलिंग पावर जो है कंपनी के, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। हायर प्रॉफिट, अब एक बात बताओ, अगर कंपनी में कम प्रॉफिट हुआ, पहले तो हायर की नहीं लो प्रॉफिट की बात करो, अगर कंपनी में कम प्रॉफिट हुआ तो कंपनी क्रेडिटर्स को टाइम पर पेमेंट कर देगी, भाई बैंक से लोन ले रखा है तो उनको भी फिक्स रेट से इंटरेस्ट दे देगी, सारी पार्टी को टाइम पर दे देगी, तो सबसे लास्ट में तो प्रॉफिट तो खत्म ही हो जाता होगा मेरे हिसाब से, कम तो ऑलरेडी हुआ है, तो इक्विटी के लिए कोई प्रॉफिट नहीं बचता, ओनर के लिए कोई प्रॉफिट नहीं बचता, तो उस केस में ओनर को कुछ नहीं मिलेगा। बट अगर कंपनी हायर प्रॉफिट अर्न करती है, बट अगर कंपनी हायर प्रॉफिट अर्न करती है तो हायर प्रॉफिट में क्या होता है कि कंपनी ऑल ओवर पार्टी को तो एक फिक्स रेट से पेमेंट कर देती है, डिवेंचर होल्डर्स को फिक्स रेट से इंटरेस्ट दे देगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी फिक्स रेट से डिविडेंड दे देगी, बैंक से लोन ले रखा है तो बैंक को भी फिक्स रेट से इंटरेस्ट दे देगी, सबको फिक्स रेट से पेमेंट करने के बाद भी प्रॉफिट तो काफी ज्यादा बच गया, काफी ज्यादा प्रॉफिट बच गया, तो सारा का सारा प्रॉफिट किसको मिलेगा? इक्विटी को मिलेगा, यस या नो? आपको एक एग्जांपल देते हैं, भाई 6 महीने बच्चे स्कूल नहीं आए, बच्चों ने बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिसने 6 महीने की फीस नहीं दी है, स्कूल की एडमिशन चार्ज नहीं दिया बच्चों ने। अब एक बात मेरे को ये बताओ कि टीचर्स को तो सैलरी मिल रही है क्योंकि हमारी तो फिक्स सैलरी है, समझ आ गया? जो लॉस हो रहा है, जो फीस ना मिलने से जो लॉस हो, वो लॉस किसका हुआ? ओनर का हुआ, ओनर का हुआ ना। और अगर मान लो नॉर्मल डेज होते हैं, नॉर्मल डेज का मतलब रूटीन की तरह स्कूल लगता है, ये पहले टाइम नहीं है मान लो, तो सब बच्चों की एडमिशन फीस आती है, सब बच्चों की ट्यूशन फीस आती है, तो आप मान के चलो हम सबको तो तब भी वही फीस क्या मिलती है? बोलो, सैलरी, हम सबको तो वही फिक्स सैलरी मिल रही है, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट कौन लेके जाता है? ओनर लेके जाता है। तो जब हायर प्रॉफिट होता है तो ऑल ओवर पार्टी को तो फिक्स रेट से पेमेंट करनी होती है, वो तो कर दी जाती है, बाकी सारा का सारा प्रॉफिट किसको मिलता है? इक्विटी को मिलता है। सिर्फ एक पॉइंट दे रखा है, हायर प्रॉफिट। इफ आवर कंपनी इज आल्सो ऑन मोर प्रॉफिट देन द कंपनी पेड ऑल ओवर पार्टी फॉर ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे डिवेंचर को फिक्स रेट से इंटरेस्ट दे दिया, बैंक को फिक्स रेट से इंटरेस्ट दे दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट से डिविडेंड दे दिया, तो सबको फिक्स रेट
पास काफ़ी लास्ट में प्रॉफिट बच जाता है, वो सारा का सारा प्रॉफिट कौन लेके जाता है? इक्विटी ले जाता है। एक ये बेनिफिट भी इक्विटी को मिलता है, क्योंकि भाई कम प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो इसी को नुकसान, ज़्यादा होगा तो इसी को फायदा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है प्री एम्पेटिव राइट। क्या लिखते हैं इसको? 6 पॉइंट। प्री एम्पेटिव राइट को राइट इशू भी बोला जाता है। प्री एम्पेटिव राइट को क्या बोला जाता है? राइट इशू। ठीक है, इट मींस अगर कंपनी नए शेयर इशू करना चाहती है तो कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, सबसे पहले कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करना चाहिए, क्योंकि कंपनी चाहती है कि मेरी कंट्रोलिंग पावर इन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के हैंड्स में रहे, यही लोग मेरी कंपनी के ओनर रहे। तो उस केस में कंपनी सबसे पहले इन्हीं को शेयर इशू करती है। ठीक है, उसी राइट को प्री एम्पेटिव राइट कहा जाता है, ताकि कंपनी की कंट्रोलिंग पावर इन्हीं लोगों के पास है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से इस पॉइंट को समझना। एक कंपनी है, उसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच ये शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है, एक्स वाई लिमिटेड एक कंपनी है, उसमें ये शेयर होल्डर्स हैं, सबने कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं। कंपनी चाहती है कि मेरी कंट्रोलिंग पावर इन्हीं लोगों के पास रहे, यही लोग मेरे शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि जितने ज्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं उतने ही ज्यादा ओनर होंगे, जितने ज्यादा ओनर होंगे उतना डिस्प्यूट होता है। हर ओनर अपने चलाना चाहेगा तो डिस्प्यूट तो बढ़ेगा, डिस्प्यूट होगा तो मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं होगा। अगर कंपनी चाहती है कि मेरी कंट्रोलिंग पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 शेयर होल्डर के हाथ में मेरी कंट्रोलिंग पावर है, और कंपनी ग्रोथ भी करना चाह रही है, तो उसको पैसे की भी जरूरत है। तो कंपनी पैसे की जरूरत है तो क्या इशू करेगी? शेयर्स। अब शेयर इशू करेगी तो सबसे पहले कंपनी उन नए शेयर का ऑफर इन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है। सबसे पहले कंपनी उन नए शेयर का ऑफर किसको देती है? इन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है। if they want to purchase of all these shares, then they can purchase. If they are not willing to purchase of all these shares, then the company offer all these shares to the general public. ठीक है, क्योंकि सबसे पहले वो नए शेयर का ऑफर इन शेयर होल्डर्स को देती है कंपनी। समझ आ गया? ताकि अगर ये लोग खरीद ले तो यही ओनर बने रह जाएंगे, कोई और ओनर नहीं बनेगा ना, कंट्रोलिंग पावर इन्हीं के पास ही रहेगी, कोई और तो ओनर नहीं बनेगा। तो इसी राइट को जब कंपनी अपने नए शेयर पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को खरीदने का राइट देती है, उसी राइट को ही प्री एम्पेटिव राइट कहा जाता है, और ये उसको राइट इशू भी हम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? राइट इशू भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अगर ये चाहते हैं भाई ये खरीदेंगे तो जितने शेयर खरीदेंगे उतने पैसे कंपनी को देने पड़ेंगे ना, इनको पैसे तो देंगे, फ्री में थोड़ी इस कंपनी इनको शेयर दे रही है। ठीक है, लेकिन इनके पास पहले मान लो 20 शेयर थे, आज और खरीद लेंगे तो 40 शेयर हो जाएंगे, 100 शेयर हो जाएंगे, यानी शेयर इसके बढ़ जाएंगे, लेकिन ओनर यही लोग रहेंगे, कोई और ओनर नहीं बनेगा। लेकिन भाई अगर इनमें से किसी के पास पैसे नहीं है, खरीदने के लिए पैसे चाहिए, पैसे नहीं है, तो फिर कंपनी ये नहीं खरीदना चाहती इनमें से कोई, तो फिर कंपनी वो शेयर किसको इशू कर देगी? जनरल पब्लिक को। किसको इशू कर देगी? जनरल पब्लिक को। तो उसी मेथड को राइट इशू या प्री एम्पेटिव राइट बोला जाता है। क्या बोला जाएगा उसको? प्री एम्पेटिव राइट। कि जब भी एक कंपनी नए शेयर इशू करती है तो सबसे पहले कंपनी उन नए शेयर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है, ताकि कंपनी की कंट्रोलिंग पावर उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के हैंड्स में कंसंट्रेट रहे। ठीक है, उसी राइट को राइट इशू या प्री एम्पेटिव राइट कहा जाता है। if they are willing to purchase of all these shares, then they can purchase. They are not willing, then the company show all these shares to the general public में issue कर देती है। It's clear? सबसे लास्ट जो इनकी फीचर है, वो लास्ट फीचर इसकी दे रखी है परमानेंट कैपिटल। ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पहले भी बता दिया कि इक्विटी शेयर इशू करके अगर एक कंपनी फंड रेज करती है तो कंपनी को परमानेंट कैपिटल मिल जाती है। कंपनी को कैसी कैपिटल मिल जाती है? परमानेंट। इसका मतलब इक्विटी शेयर से कंपनी को जो पैसा मिला वो पैसा कंपनी अपनी पूरी लाइफ में कभी भी रिटर्न नहीं करती है। जैसे अगर मैंने बैंक से लोन से पैसा लेती हूँ तो बैंक लोन से पैसा एक फिक्स टाइम के लिए मिलता है ना, उस फिक्स टाइम के बाद वो पैसा मुझे क्या करना पड़ता है? वापिस करना पड़ता है। लेकिन अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर से पैसा ले लिया तो कंपनी को ये पैसा अपनी पूरी लाइफ
तो ये थी इक्विटी शेयर्स के फीचर्स। ठीक है, फर्स्ट फीचर आप लोगों को आगे प्राइमरी रिस्क बियर क्यों कहा जाता है, बोलो भाई। इक्विटी शेयर को प्राइमरी रिस्क बियर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लॉस बियर करते हैं। लॉस फेस करने के टाइम पे कंपनी को किसी तरह का कोई डिविडेंड नहीं देती है, जिस टाइम कंपनी को लॉस होता है। क्लेम ओवर रेजिडुअल इनकम, यानी सभी पार्टी का क्लेम सेटल करने के बाद, सबको पेमेंट करने के बाद लास्ट में जो लेफ्ट ओवर इनकम बचती है वो उस इनकम में इक्विटी का शेयर होता है। बच जाती है कि इक्विटी को दे दिया जाता है कुछ शेयर, और अगर नहीं बचता तो इक्विटी को कोई शेयर नहीं दिया जाता। इक्विटी के ब्याह पर कंपनी को इजीली से क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है, क्योंकि इससे कंपनी की गुडविल बढ़ जाती है। पूरी कंट्रोलिंग पावर, यानी कंपनी के रियल ओनर कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, यही डिसीजन लेते हैं और यही कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं। तो ये कंपनी की कंट्रोलिंग पावर इनके हैंड्स में होती है। अगर कंपनी हायर प्रॉफिट अर्न करती है तो कंपनी सभी लोगों को फिक्स रेट से पेमेंट करने के बाद सारा का सारा प्रॉफिट किसको देती है, इक्विटी को दे देती है। तो उस केस में इक्विटी ज्यादा प्रॉफिट भी कमाता है। प्री एम्पेटिव राइट का मतलब समझ आ रहा होगा, जब भी कंपनी ग्रोथ के लिए नए शेयर इशू करती है तो पहले वो नए शेयर किसको ऑफर करेगी, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ठीक है, इफ दे आर विलिंग देन दे कैन परचेज, इफ दे आर नॉट विलिंग देन द कंपनी शो द शेयर टू जनरल पब्लिक। तो उस राइट को राइट इशू बोला जाती है, प्री एम्पेटिव राइट। और परमानेंट कैपिटल, आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर है कि कंपनी इक्विटी शेयर इशू करके जो कैपिटल ऑब्टेन कर लेती है उस कैपिटल को क्या बोला जाता है, परमानेंट कैपिटल। क्योंकि कंपनी इक्विटी का से एक बार जो पैसा ले लिया, कंपनी को वो पैसा अपनी पूरी लाइफ में कभी भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं। इट्स क्लियर? ओके, थैंक यू।